Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last session, we had discussed an important concept which is actually not given in your textbook, but I had covered that topic in our notes. That is the concept of the pseudo force. क्या मैंने वो pseudo force का concept कराया कि बाकी है? बाकी है सर। ओके, बाकी है. तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द pseudo force. तो एक टॉपिक ऐसा है कि जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, बट मैंने हमारे नोट्स के अंदर वो टॉपिक लिया हुआ है. उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं. इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक के भी अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स उसके बेस पे है. सो द टॉपिक इज अबाउट द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. चलो, कोई मुझे ये बताएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? From which an observer takes an observation. वेरी गुड. कौन बोला? मानव. मानव हैड गिवन द करेक्ट आंसर कि भाई ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्वेशन करता है, दैट प्लेस एंड दैट सिचुएशन is considered to be a frame of reference. The place and the situation from which the observer took an observations is called a frame of reference. सही बात है. जैसे अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा खड़ा किसी का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो मेरे लिए स्टेशनरी सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बट अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, ट्रेन मोशन में है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो दैट मूविंग ट्रेन विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मी. मतलब जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, अलोंग विथ इट्स सिचुएशन ऑफ, अलोंग विद स्टेट ऑफ मोशन, उसके मोशन के स्टेट के साथ. अब हियर वी विल डिस्कस द टू काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. तो अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, और what is the meaning of the inertial and non inertial frame of reference. अच्छा, मान लो कि आप कोई बस में बैठे हो, बस अभी एट द रेस्ट है. तो जब बस एट द रेस्ट होगी तो आप बस के अंदर बैठे हो, तो आपके ऊपर कोई एक्सेसिव एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा. यू विल बी ऑल्सो इन द इक्विलिब्रियम, आप भी इक्विलिब्रियम में ही होगे. और मान लो कि बस मूव हो रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो जब बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है और उसके अंदर आप बैठे हो, तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आल्सो, इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा वहां पे फोर्स फील नहीं होगा. तो ये दोनों केस, कौन कौन से दोनों केस मैंने बताया आपको? कौन कौन से दोनों केस बताए मैंने आपको? एक स्टेशनरी स्टेट बताया और दूसरा मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये दोनों केस में, इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस, in this kind of frame of reference which is stationary, in this kind of reference frame which is either stationary or moving with the constant velocity, in that kind of frame of reference you are not feeling any other extra force. आपको कोई फोर्स एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होगे. बट सोचो कि आप बस में बैठे हो
बस अभी स्टेशनरी है और अचानक बस स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होती है, एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट करती है, तो आप क्या फील करोगे? हम पीछे जाएंगे सर। वी विल फील द बैकवर्ड फोर्स। क्या किसी ने आपको आगे से धक्का दिया? क्या वाकई में किसी ने आपको धक्का दिया? नो सर। नो, एक्चुअली तो आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, बट स्टिल यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज अ स्यूडो फोर्स। इसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो जब ट्रेन या बस अचानक से वो एट द रेस्ट स्टेट में से अचानक से वो स्टार्ट होती है, तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करते हो और आपका जो स्टेट है, मोशन का जो स्टेट है, वो चेंज होने का ट्राई करते हैं। आप अपनी स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज करने का ट्राई करोगे। सिमिलरली सपोज सोचो कि बस जो है वो अज्यूम मूविंग है और ब्रेक कांस्टेंट मार वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और अचानक से ब्रेक लगता है, तो आपको क्या फील होगा? आगे जाएंगे। फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको एक फोर्स लगेगा। क्या वाकई में किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया? क्या किसी ने पीछे से धक्का नो नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कोई प्रैक्टिकली कोई फोर्स नहीं है, तो भी हमको एक फोर्स फील होता है पीछे से आगे की तरफ। Am I right, friends? यस सर। Have you experienced this kind of situation? Yes. यस सर। तो यस सर। ये ऐसा कब हुआ? तो जब वो जो बस थी, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, वो एक्सेलरेटेड स्टेट में आती है। देखो, ब्रेक लगाना वो भी वैसा डिसलरेशन हुआ, बट डिसलरेशन भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो मतलब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां पे आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, आपके मोशन का स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज होने का ट्राई होता है। यहाँ पे ऐसा फील होता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि व्हेन अनलेस एंड अंटिल यू हैड नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, unless and until there is no external force is present, the object will try to remain its in original state. तो यहाँ पे तो वाकई में कोई प्रैक्टिकल फोर्स नहीं है, तो भी हमारा मोशन का जो स्टेट है वो चेंज होने का ट्राई हो रहा है। तो पहली नजर से देखो, डीप में जाते हो ना तो बराबर है, न्यूटन्स लॉ वैलिड ही है, बट पहली नजर से अगर देखते हैं ये किस सिचुएशन को, तो यहाँ पे ऐसा फील होता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो यहाँ पे वायोलेट हो रहा है, ऐसा फील होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ ऑलवेज वैलिड, बट यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वायोलेट हो रहा है। तो इस टाइप के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जहां पे ऐसा नहीं होता है, जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वायोलेट होने का प्रिटेंड नहीं होता है, तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इन सिंपल स्टेटमेंट आई कैन से, इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट द रेस्ट या जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है, जो एट द रेस्ट है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रही है, तो ये दोनों केस में द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और विच इज एट द रेस्ट, इन बोथ द सिचुएशन आई कैन से द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं है, तो वहां पे कोई सूडो फोर्स नहीं लग रहा है। इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बोलते हैं। और जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सूडो फोर्स लग रहा है, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको क्या बोलेंगे भैया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो पता चला भैया? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हमको क्या करना है? इन द केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमको उसके अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो तो लगाना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है।
I repeat, in the case of a non-inertial frame of reference, जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं वो तो लगाना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, और वो एक्स्ट्रा फोर्स आपको कौन से डायरेक्शन में लगाना है? तो देखो, सोचो कि अगर बस आगे जा रही है एक्सेलरेटेड में, तो आपको फोर्स कौन से तरफ लगता है? पीछे। पीछे। मतलब आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जेक्ट अगर है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो तो लगाना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। और कितना लगाना है? तो उसका जो वैल्यू है ना, वो m into a, ma, where a is the acceleration of the frame of reference, where a is the acceleration of the frame of reference। तो मैं आपको बताऊं तो, ये लिख के बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, सपोज के यहाँ पे कोई ट्रेन या बस है और यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तो अगर ये ट्रेन या बस का एक्सेलरेशन a है, ट्रेन या बस का एक्सेलरेशन ये है a है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लगने चाहिए वो तो लगाना ही है, बट आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है। कौन से डायरेक्शन में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रखना है आपको? वो फोर्स कितना लेना है आपको? m into a, where a is the acceleration of the frame of reference। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी फोर्स लगने वाले हैं, वो वेट, नॉर्मल, एटसेट्रा, तो वो तो सब लगाना ही है, बट ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफली बोल देता हूं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है, एट द रेस्ट है, या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। बट अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसको कैसी बोलेंगे? कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल। And to solve the questions, to solve the numericals correspondent to the non-inertial frame of reference, हमको क्या करना है? We have to force apply opposite to the object frame which of are reference. present. We have to apply all the forces on the object which are present. Apart from that, we need to apply one more force, which is called the pseudo force, and that should be applied in the opposite direction of the acceleration of the frame of reference, and its value is taken as a m into a। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो ये जो चीज है, ये बात जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे वो सारा डिस्कशन किया हुआ है। ये जो डिस्कशन है वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है। ये मैंने बताया ना कि ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, वो मैंने नोट्स में भले ही दिया हुआ है, बट वो है ना, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर, ये रहा, या आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 27। ये जो 27th क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो एक्सप्लेन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फाइनली फ्रॉम दिस डिस्कशन, अच्छा तो यहाँ पे ये चीज मेन है। तो क्या करना है कि आपको अ बॉडी ऑफ मास m in an accelerated frame of reference is given an additional acceleration due to the but opposite to the acceleration of the frame of reference. This acceleration is called a pseudo or fictitious acceleration,
and the motion of the body is analyzed by giving this force ma in the opposite direction to the acceleration of the frame of reference. And we should also considering all other forces are actually which is actually present, actually acting on the body. तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बट मैंने आपको बताया कि भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको एडिशनल फोर्स लगाना है. कौन से डायरेक्शन में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना है. तो कुछ न्यूमेरिकल इसके बेस पे है, वो सॉल्व कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 7 बाकी होगा, देखो. यस सर. ओके, तो कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7. क्या आपके मोबाइल के अंदर ये 7th इलस्ट्रेशन दिख रहा है आपको? यस. Yes, sir. ओके फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है आज के लिए कि आज का जो भी लेक्चर है, आज मैं जो भी न्यूमेरिकल कराऊं वो फ्रेंड्स आज के दिन पे ही घर पे कर लेना. ये अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कभी नहीं. तो फ्रेंड्स आज के दिन पे ही विद इन 24 आवर उसको आप प्रिपेयर कर लो. मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आप आज के दिन पे ही कर लेना. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्या लिखा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन इन विच अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी given that the coefficient of the friction between the box and the floor of the train is 0.15. देखो, एक बंदे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमको ये दिया होगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है. तो मैंने इसको ऐसा बताया था कि वो तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चलना चाहिए, वो दिया नहीं होगा. तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है. तो सीधी सी बात है कि ये जो ब्लॉक है वो ट्रेन के अंदर है. तो ब्लॉक के लिए ट्रेन क्या हो गया? ब्लॉक के लिए ट्रेन क्या हो गया भैया? Frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड मोर प्रिसाइजली इट इज विच काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इसको एक्सेलरेशन देना है. तो ये जो वो ब्लॉक Non-inner. हाँ, नॉन इनर्शियल. तो आपको क्वेश्चन को देख के पता चल ही जाएगा कि भाई ये इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. सपोज अज्यूम करो कि ये जो ट्रेन है ना वो ए जितने एक्सेलरेशन से जा रही है राइट साइड. तो ब्लॉक के ऊपर जो शूडो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Opposite of A. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड. कितना लगाऊं? M A. ए. तो और अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के सारे फोर्स तो लगेंगे ही लगेंगे. देखो खुद उसका का weight. वेट तो हाँ उठाना ही पड़ेगा. इसीलिए बोल रहा हूँ कम खाओ गम खाओ. Gum khao, gum khao. कम खाओ गम खाओ. तो Normal लगेगा ही reaction. लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. अब देखो ये जो एम ए जो फोर्स है वो क्या करने का ट्राई करेगा? ये ब्लॉक को किस तरफ ले जाने का ट्राई करेगा? ये Left side. लेफ्ट हैंड साइड. बट कोई उसको रोक के रखे, कोई उसको रोकेगा, कोई उसको वहां पे बचा के रखेगा. कौन रोकेगा उसको? Static. Static friction. हाँ, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो उसको बचा के रखेगा. आपको पता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? पता है आपको? Very smart. वेरी स्मार्ट. पहले तो वो स्मार्ट, पहले smart. पहले तो वो स्मार्ट है. तो वो कब एग्जिस्टेंस में आएगा? जब हम external more- force apply करें. जैसे ही ये शूडो फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे तब. हाँ, जैसे ही ये शूडो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, मतलब जैसे ही ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट करेगी, जैसे ही ये ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट करेगी, ऑन द सेम टाइम ये शूडो फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा. और जैसे ही वो शूडो फोर्स एक्सिस्टेंस में आएगा तो ऑन द सेम टाइम ये क्या करेगा? वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी Existence. एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. और जैसे Existence में. हाँ एग्जैक्टली. तो मतलब स्मार्ट है वो, खुद में खुद एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा. वो जब जरूरत होती है तभी आता है पिक्चर में. वो इतना स्मार्ट है कि वो खुद में खुद नहीं आएगा, जब उसकी जरूरत है तो ही वो पिक्चर में आएगा. नंबर 2, इट इज नॉट जस्ट अ स्मार्ट, इट इज अ Very smart. वेरी स्मार्ट. क्यों वेरी स्मार्ट? क्यों वेरी स्मार्ट? वेरी स्मार्ट.
हाँ, वेरी वेरी वो क्यों वेरी स्मार्ट है? बिकॉज जैसे मैं ये ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा तो ये एम भी बढ़ेगा, तो ये एम का वैल्यू भी बढ़ेगा ना, Yes, sir. तो वो भी Yes, क्या करेगा, correct. वो भी क्या वो भी करेगा, ये बढ़ेगा। ब्लॉक वो भी वैसे बढ़ेगा। वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ाएगा। हाँ, ये ब्लॉक को बचाने के लिए वो उसका खुद का वैल्यू भी बढ़ाएगा, बट वो वेरी स्मार्ट है, बट वो Very, very smart Very, नहीं है। very Very, smart. very smart smart. तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, हम जब जो ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ाते ही जाएंगे बढ़ाते ही जाएंगे बढ़ाते ही जाएंगे, तो वो बेचारा ब्लॉक को बचाने के लिए वो खुद का भी वैल्यू बढ़ा Maximum speed हो जाएगा। पर उसका Maximum. सर्ट हाँ, वो उसका सर्टेन लिमिट है, उसके बाद वो उसका वैल्यू बढ़ा नहीं सकेगा, तो फिर तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? Acceleration बाद में आ box जाएगा, move होगा। motion में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा। बट वही तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे वही तो क्वेश्चन है कि अप टू विच दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अप टू विच एक्सेलरेशन we can say the block will lie remain stationary on the block remains stationary in the train। तो देखो, मेरे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक को मूव नहीं करवाना है, उसको स्टेशनरी रखना है। सो एज अ ब्लॉक is in a equilibrium in a equilibrium in a ट्रेन के अंदर तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो पहली बात कहना है इसे n इज इक्वल्स टू एम जी, Yes. एंड दूसरी बात मैं क्या लिखूं, चलो डायरेक्शन का तो इक्विलिब्रियम हो गया, अब एक्स डायरेक्शन में क्या लिखूं मैं? Fs ma is equals to Fs. एम इज इक्वल्स टू एफ एस। बट अब मैं उसको मैक्सिमम, हाँ, अगर मुझे ब्लॉक को इफ आई वांट्स टू मेक द ब्लॉक स्टेशनरी, तो ये जो एम ए का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? Less than Fs max. Maximum. either it should be equals to fs maximum or it should be less than fs maximum। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. To make the object, to make the block stationary, this ma should be either equals to fs maximum or it should be less than fs maximum। but friends, fs maximum तो क्या है भैया? New S. New S. mu s n, but n क्या है भैया? mg. माजी। तो ये mm गेट कैंसल्ड, तो मुझे ये पता चला कि ये ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है ना, वो म्यू एस जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया है भैया? 0.15. 0.15। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जी का वैल्यू 10 है। ओके, तो 1.5. हाँ, चलो 9.8 लेके चलो 10 ले लेते हैं। तो एक्शन शुड बी लेसर इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो it should be 1.5 meter per। So what is the maximum acceleration, friends, that is possible to avoid the slipping? कितना आएगा भैया? 1.5 meter per second. अगर आपको ब्लॉक को स्लिप नहीं कराना है, मोशन में नहीं लाना है, तो एक्सेलरेशन शुड बी आइदर इक्वल्स टू 1.5 और लेस देन 1। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज पॉसिबल इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट? Yes, sir. तो पता कैसे चलेगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है और वो दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही क्वेश्चन है। आपको देखते ही, सुन के ही, पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या करना है। तो ये 7th क्वेश्चन बाकी रखा था, तो वो अब जाके खत्म हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज ओवर नाउ। एक 7th इलस्ट्रेशन जैसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो वो हम पहले ले लेते हैं, सो दैट द सिमिलर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर, मुझे ये बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर अब 12 एक ही बाकी होगा, बाकी सब खत्म हो गया है ना? कि 12 भी खत्म हो गया? बाकी हाँ, 12 बाकी. 12 बाकी, 11 तक खत्म हो गया। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन। और एक्सरसाइज में कहाँ तक हुआ है?
फोर्थ बाकी था बाकी। नहीं, फोर्थ तो लास्ट टाइम करा है। हाँ हो गया, यस सर लास्ट टाइम हो गया। हाँ, और ये 9 10 भी हो गया होगा। 9th बाकी था, वो 13th बाकी 13th 13th बाकी है क्या? हाँ 13th बाकी yes है, sir 13 बाकी है, राइट राइट। 13 अभी मैं करवा रहा हूँ, एक ही मिनट में करवा रहा हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ये रहा। चलो, फिगर शोज, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 उसमें ऐसा है क्या, फिगर शोज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। देखो ये जो मैन है ना वो बेल्ट के ऊपर खड़ा है, एंड बेल्ट जो है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। तो मतलब ये वापस से कौन सा क्वेश्चन हो गया? नॉन इनर्शियल। हाँ, और ये जो पर्सन है उसके लिए ये जो बेल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? पर्सन के लिए जो बेल्ट है वो क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ Non रेफरेंस। नॉन non इनर्शियल Non-inertial फ्रेम frame ऑफ रेफरेंस। चलो, क्या ये बात समझ में आ गया आपको? यस। Yes, sir. Okay, so the question number 1, let's see what are the questions. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन। देखो अब ये जो पर्सन है ना वो बेल्ट के साथ मूव हो रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन। अभी तो ये इट इज स्टिक टू द बेल्ट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इट इज अ स्टेशनरी, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इट इज इन द इक्विलिब्रियम। बट हम उसका ऑब्जर्वेशन बाहर से कर रहे हैं, रोड के ऊपर से कर रहे हैं, तो वो हमको कितने एक्सेलरेशन से हम उसको क्या फील करेंगे, वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ऐसा फील करेंगे? बेल्ट के 1 meter per second. Sir. हाँ, तो हमारे लिए तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो हमारे लिए नेट फोर्स ऑन द पर्सन, हाँ मोर प्रिसाइजली व्हेन viewed from Outside or ground. हाँ when viewed from the ground, जब उसका ग्राउंड में से ऑब्जर्वेशन करेंगे तब। सो अगर वैसे भी कुछ लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग ऐसा ही है, whenever not specified you have to consider the situation from the ground। अगर ऐसा पूछा होता कि what is the net force on the person with respect to the belt, तो मैं क्या लिखता? 0. तो 0 लिखता। बट कुछ मेंशन नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो फोर्स फील कर रहा है। m इंटू एम 65 है, एक्सेलरेशन उसका 1 है, बेल्ट जितना ही, तो 65 न्यूटन शुड बी द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब ऐसा दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शू एंड बेल्ट इज अ 0.2, up to what acceleration the belt can have so that the man continue to be the stationary। तो वही क्वेश्चन है वो जो हमने अभी जो सॉल्व किया वही था, वापस ये जो सेकंड क्वेश्चन आ गया वो वही है। वो बॉक्स 10 में पड़ा था, तो यहाँ पे पर्सन जो है वो बेल्ट पे पड़ा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो टू अवॉइड द स्लिपिंग ऑफ द मैन, एम ए, देखो अब क्वेश्चन ऐसा कि बेल्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो सपोज अज्यूम कर लो कि बेल्ट का एक्सेलरेशन ए डैश है, तो इसके ऊपर एम ए डैश अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसको कोई बचा के रखेगा, कौन बचा के रखेगा? फ्रिक्शनल फोर्स बचा के रखेगा। बाकी वो माजी तो नीचे लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा ही लगेगा। तो एन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल्स टू माजी। एंड नंबर टू टू अवॉइड द स्लिपिंग, ये जो शूडो फोर्स एम डैश का वैल्यू है दैट शुड बी लेसर इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. तो एम ए डैश शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू माजी, म्यू एस एन, एन इज इक्वल्स टू माजी। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम कैलकुलेशन। तो म्यू जी, म्यू का वैल्यू 0.2, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो अप टू विच एक्सेलरेशन Two. we can with the belt can have 2 meter per second. so maximum acceleration that belt can have with for which the man can be remain stationary is a 2 meter per second square। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? तो सर ये Yes, sir. प्रैक्टिकल में पता नहीं चला, वो बेल्ट मूव होगा तो वो भी मूव होगा ही ना, हाँ तो मूव होगा ही ना, तो फिर तो स्टेशनरी कैसे मतलब?
विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट. अच्छा विथ रिस्क ओके ओके, यस सर इज दैट क्लियर टू यू? तो यस सर हमने ये जो इक्विलिब्रियम के कंडीशन अप्लाई किया ना, वो किसके लिए है? विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है. इज दैट क्लियर? यस सर Yes, sir. तो देखो क्या दोनों आंसर आ रहे हैं. फर्स्ट का आंसर आएगा 65 न्यूटन, सेकंड का आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये पूरा चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, जो एक बीच में बाकी है. 1 to 24 तक हो गया है, बट एक 13 बाकी है, तो वो ले लेते हैं पहले. तो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में ये क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes. ओके. ऐसा दिया हुआ है कि a man of a 70 kg on a weighing scale in a lift. देखो अब लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? वापस से कौन सा क्वेश्चन हो गया? Non-inertial. ये लिफ्ट है. लिफ्ट में मैंने क्या रखा है? वो वेइंग स्केल रखा हुआ है. वो डॉक्टर के पास जाते हो कभी आप? Yes, sir. तो वहां पे होता है ना कभी कभी. Yes, sir. तो ये बंदा खड़ा है वेइंग स्केल पे. आपको पता है, आप वेइंग स्केल पे आपको रीडिंग कैसे मिलता है? आपको रीडिंग क्या होता है पता है आपको? वो ये प्रोसेस करता है स्केल के अंदर. तो जो रीडिंग होता है ना, वो वेट डिवाइड बाई जी होता है. आपका जो इफेक्टिव वेट है उसको जी से डिवाइड करके वो आपको मास देता है. वेइंग स्केल का काम आपको रीडिंग बताने का है. तो वो क्या करेगा? आपके वेट को जी से डिवाइड करेगा. जैसे आपका मास सपोज के 65 है, तो पहले आपका वेट कितना आएगा? वेट मतलब माजी. तो 65 इंटू जी अपॉन जी, तो आपको वो 65 kg बताएगा. इज दैट क्लियर? हाउ इज द रीडिंग शोज? Yes, sir. तो अभी कोई भी आपको ऐसा बोले कि रीडिंग ऑफ अ वेइंग स्केल, तो रीडिंग ऑफ अ वेइंग स्केल अगर ऐसा कुछ पूछते हैं, तो आपको नेट वेट फाइंड करके उसको जी से डिवाइड करना है. चलो अब केस नंबर 1. केस नंबर 1 में ऐसा है कि लिफ्ट है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड. मतलब देखो लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो क्या वो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको कोई मुझे शूडो फोर्स लगाने की जरूरत है? यस और नो? No, sir. No, sir. नो, उसको कोई शूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगा. उसके ऊपर हाँ बाकी सारे हो गए, बट उसके वेट के डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स लगेगा. कौन सा लगेगा उसके ऊपर? Maji. माजी ओनली. तो इन द फर्स्ट केस, the weight of the object, weight of the person will be only माजी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो है 70 इंटू जी. मतलब g का वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि 10 ले लेते हैं, तो उसका जो वेट होगा ना वो 700 न्यूटन होगा. बट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द रीडिंग ऑफ द वेइंग स्केल will be equals to its weight divided by g. मतलब 700 डिवाइड बाई 10, तो ये आपको दिखाएगा 70 kg. तो मतलब वो बंदा जो है उसका जो एक्चुअल में जो उसका मास है ना, वही वो दिखाएगा. रीडिंग आपको वही दिखाएगा वेइंग स्केल. बट सेकंड केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? सेकंड केस में क्या हो रहा है कि लिफ्ट जो है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. तो फ्रेंड्स सोचो कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो शूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड अपवर्ड. Upward. हाँ, कितना लगेगा? एम ए m इंटू ए. तो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगेगा,
वो m इंटू ए जितना, और उसका खुद का तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ही होगा। तो अब मुझे बताओ कि अब उसका इफेक्टिव वेट कितना लगेगा। अब उसका जो इफेक्टिव वेट होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स। सोचो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1000 है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में 200 है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेट ऑन द डाउनवर्ड। 800 आपने किया क्या रिजल्टेंट वेट फाइंड करने के लिए। mg minus ma। माजी माइनस मा किया, तो क्या ये बात आपको पल्ले पड़ा। आपका शूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो जितना अपवर्ड है उतना कम हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा m कॉमन 70 कॉमन 10 माइनस 5। तो अब जो उसका वेट होगा, करण यू वांट्स टू आस्क एनीथिंग। करण, नहीं सर, गलती से हो गया। तो अब उसका जो वेट होगा ना वो 350 न्यूटन होगा। तो रीडिंग कितना आएगा भैया। 35 kg। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको वाकई में ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपके घर पे आपके पास अगर वेइंग स्केल है, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है, और आपको ऐसा हाइपोथाइज करना है कि आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको वेइंग स्केल को जाके लिफ्ट में जाना है, और वहाँ पे वेइंग स्केल पे खड़े रहना है, और आपको क्या करना है कि नीचे जाना है, लिफ्ट में नीचे जाना है। और फिर आपको जो रीडिंग देखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ कम दिखाई देगा। आपका जो एक्चुअल मास है वो आपको नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा, हाँ, आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा मास तो कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, ऐसा आपको फील होगा। ऐसा फील होगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा फील होगा। क्लियर फ्रेंड्स, इज इट अंडरस्टूड। यस सर। चलो अब केस नंबर सी ले लेते हैं। उसमें क्या लिखा है भैया, लिफ्ट है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा। I तो फ्रेंड सोचो कि अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो शूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। downward. डाउनवर्ड। तो उसका खुद का वेट तो डाउनवर्ड था ही, ऑलरेडी उसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और ये शूडो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना आ जाएगा। ma plus mg. तो उसका जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माजी प्लस मा हो जाएगा। एम ए प्लस। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 1050 न्यूटन। तो अगर आप लिफ्ट के अंदर वेइंग स्केल ले जाते हो, उसके ऊपर खड़े रहते हो और लिफ्ट को ऊपर ले जाते हो, अपर डायरेक्शन में मोशन में करवाते हो, तो डेफिनेटली यू विल सी दैट द रीडिंग ऑफ अ वेइंग स्केल विल बी समथिंग लार्जर देन व्हाट शुड बी, तो अब आपका जो आंसर आएगा, आपको आपका वेट कितना फील होगा, 105 kg। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स। यस सर। अब केस नंबर 4, what would be the reading if the lift mechanism fails and hurtled down freely under the gravity। मतलब लिफ्ट जब फ्री फॉल कर रही है तो एट दैट टाइम आपको आपका वेट मतलब रीडिंग क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स लिफ्ट, 35 में। उसका मतलब लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। 10। 10 में. हाँ, लिफ्ट अगर फ्री फॉल कर रही है तो लिफ्ट खुद भी जी जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो शूडो फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा, माजी माँ। मा इज इक्वल्स टू माजी हियर, मा इक्वल्स टू माजी हियर, एंड उसका खुद का वेट तो नीचे की तरफ है ही है, उसका खुद का वेट तो माजी नीचे की तरफ ही है। तो फ्रेंड्स अब इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट इज द नेट वेट। अब सोचो कि इफेक्टिवली उसका वेट कितना हो जाएगा। 0। नीचे माजी Zero। ऊपर माजी, तो माजी माइनस मा, बट मा इटसेल्फ इज अ माजी, तो इट शुड बी इट कम्स आउट टू बी अ 0। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्केल। 0।
0. तो फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है ना तो आप कर सकते हो। आप एक काम करो, पहले लिफ्ट में जाना, वेइंग स्केल के ऊपर खड़े रहना और किसी को बोलना कि भाई लिफ्ट के केबल को तोड़ दे, ऊपर से लिफ्ट के केबल तो तोड़ दे, तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगा। सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप देखोगे ना तो आपको फील होगा, आपको दिखाई देगा कि जो रीडिंग है वो जीरो आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं वेटलेस हो गया, मैं वेटलेस हो गया, ऐसा आपको लगेगा। और थोड़ी देर के बाद में आप पहले वेटलेस हो गए, फिर उसके बाद अर्थलेस हो जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो ये सिचुएशन आपने फील किया हुआ है, आपने जाने अनजाने में ये सिचुएशन को फील किया है। मैं बताऊँ आपको कहाँ पे ये सिचुएशन को, ये वेटलेस सिचुएशन को आपने फील किया है? मैं बताऊँ आपको कहाँ पे। आप कभी कभी वो जो अम्यूजमेंट पार्क में जाते जाते हो ना, तो यहाँ पे ऐसे टाइप का एक, पता है वो शिप आता है, यस सर। याद है? देखा है किसी ने शिप? ये Yes, ऐसे sir. ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाता है। तो Yes, sir. वो अभी उड़ता वो है. अम्यूजमेंट Yes, पार्क में जाते हो ना, तो यहाँ पे बैठना, अभी आप एग्जैक्टली इसके एज पे बैठना यहाँ पे। और अब जब ये जो शिप है ना वो ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा, पेंडुलम करे, ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा, तो वो यहाँ पे पहुँचने के बाद, यहाँ पे पहुँचने के बाद उन लोगों ने थोड़ा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया होता है कि एक मोमेंट के लिए ऐसा लगे कि वो फ्री फॉल करा रहा है। एक मोमेंट के लिए वहाँ पे फ्री फॉल जैसा सिचुएशन होता है, एक ही मोमेंट के लिए। तो उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा, जब वो शीप जैसा, देखो देखो, ये पहले ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर जाने के बाद जैसे वो नीचे आएगा तो एक मोमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे, वहाँ पे ऐसा फील होता है कि फ्री फॉल हो रहा है, ऐसा फील होगा। सो एट दैट टाइम आपको लगेगा कि आप वेट लेस हो गए हो, आपका दिल धक धक करके बाहर हाथ में आ जाएगा। सर उससे भी अच्छा है ना सर, वो इमेजिका में ड्रॉप है ना, मतलब एक बीच में स्टैंड होता है, आजू बाजू में सब होता है, मतलब बैठने की जगह, एकदम धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं और अचानक से नीचे गिराते हैं, मतलब हाँ छोड़ तो देते वही हैं। हुआ ना, देखो वो चीज ही वही हुई, वो चीज भी वही हुआ ना। हाँ, ये इसमें तो सर ये पेंडुलम की तरह काम करता है ना, वो तो एकदम स्टेडी होता है और अचानक से हाँ, नीचे तो वो मतलब मतलब वो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा इस चीज का, इस चीज का ये। ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। बट सब लोग तो इमेजिका में गए नहीं होंगे, हाँ। तो ठीक है। बट समझ में आ गया वो वेटलेस स्टेट, आपको सब समझ में आ गया पूरा? यस सर। नहीं सर गए। yes, हाँ गए हैं तो अच्छी बात है, बट ये सिचुएशन समझ में आ गया ना आपको? यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स, क्या ये पूरा चीज आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? यस। Yes, sir. ओके। तो फ्रेंड्स अब देखो, एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन में एक बाकी है, 12th वन। अब एक्सरसाइज में कौन से बाकी है देखो, तो मुझे बताओ तो। एक्सरसाइज में कौन से बाकी है? आई थिंक मैंने 23rd आपको होमवर्क में दिया, 22 एंड 23rd होमवर्क में दे दिया होगा आपको। 24 करा दिया होगा, 26 भी मैंने करा दिया होगा, 25 अभी कराया मैंने, 26 लास्ट टाइम मैंने कराया होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? yes, sir. अब 27 से आई थिंक बाकी है। तो फ्रेंड्स 27th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 27, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं। कोई मुझे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में कुछ बताएगा? एक्शन रिएक्शन मतलब सर। अब Equal and opposite reaction. हाँ, मतलब Simon. उसका मीनिंग मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, बट इन द Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। क्या ये बात आपको समझ, ये बात क्या आपको समझ है? ये बात Yes, sir. ओके। तो अब वो चीज आपको माइंड में रखना है, और हम कुछ न्यूमेरिकल न्यूटन्स थर्ड लॉ के रिगार्डिंग अभी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन होगा। देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स।
आप थोड़ा सोचना, मेरे साथ साथ में सोचना, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर देना, बहुत ही मजा आएगा। इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, JEE नीट के अंदर सबसे कठिन कोई चैप्टर है तो ये चैप्टर माना जाता है। इसके जो MCQs के जो लेवल है वो आप कहीं तक भी हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 किसी ने मुझे बताया कि बाकी है, तो इसको खत्म करने के बाद 26, इसको खत्म करने के बाद 26 भी ले लेते हैं। बट लेट मी फिनिश द 27 फर्स्ट। ओके, चलो क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो। क्या लिखा है देखो। A helicopter of a mass 100 kg, helicopter of a mass 100 kg rises with the vertical acceleration of a 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक हेलीकॉप्टर है, वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ऊपर जा रहा है। A crew and a passenger weighing 300 kg, इसके अंदर जितने भी क्रू मेंबर है और पैसेंजर्स है उसका मिला के 300 kg है। सो मुझे तीन चीज फाइंड करनी है। नंबर 1, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू मेंबर एंड पैसेंजर। तो फ्रेंड्स, क्रू मेंबर एंड पैसेंजर के द्वारा फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, मैं है ना क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर को एक पॉइंट एज ए पॉइंट कंसिडर करता हूँ। आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ क्रू मेंबर एंड पैसेंजर। तो ये जो पॉइंट है वो क्रू मेंबर प्लस पैसेंजर है। तो मुझे ये बताओ कि इन लोगों के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे। खुद का हाँ वेट जी। नॉर्मल। हाँ, खुद का वेट जो हाँ, होगा वो नीचे की तरफ होगा। यस और नो। यस सर। यस सर। क्रू मेंबर्स का जो वेट है ना उसको मैं स्मॉल m बोलते हूँ। क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर का वेट जो मैं है ना वो स्मॉल, उसका मास स्मॉल m बोलूंगा, और हेलीकॉप्टर का जो मास है उसको कैपिटल M बोलूंगा। ओके, चलो अब सोचो कि हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, तो क्रू मेंबर उसके अंदर है और मुझे जस्ट उसको देखना है, क्रू मेंबर को। तो कितने फोर्स लगेंगे, तो उसका खुद का वेट नीचे है और जो सरफेस है, फ्लोर है, वो क्या करेगा उन लोगों को। नॉर्मल फोर्स। हाँ, उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर तरफ लगाएगा। यस और नो। ये फोर्स किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ, मुझे बताओ, कोई बताओ मुझे। ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। हेलीकॉप्टर। पैसेंजर एंड क्रू नहीं मेंबर। नहीं 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 नहीं, वो देखो, पैसेंजर एंड क्रू मेंबर के ऊपर तो लग रहा है, उसके ऊपर तो लग रहा है, बट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मुझे ये बताओ कि ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है। सरफेस हेलीकॉप्टर का फ्लोर। हेलीकॉप्टर। वो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का जो नीचे का सरफेस है जहां पे ये क्रू मेंबर खड़े हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। एम आई ओके फ्रेंड्स, इज इट ओके। यस सर। ये जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो वेट। हेलीकॉप्टर का जो सरफेस फ्लोर है, फ्लोर वो प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आर फाइंड कर दूं तो आर कौन सा वाला फोर्स है, दैट इज अ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोर ऑन द पैसेंजर्स। तो ये फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोर ऑन द पैसेंजर है। तो फ्लोर के द्वारा पैसेंजर के ऊपर इतना फोर्स है, तो पैसेंजर के द्वारा फ्लोर के ऊपर भी उतना ही उतना ही फोर्स। फोर्स। नहीं होगा, बट कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट। तो और ये पूरा जो चीज़ है, वो जो पूरी चीज़, मतलब ये जो पूरा पूरा जो एरोप्लेन है, पूरा एरोप्लेन तो नहीं है, हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो मुझे लिखा हो, मैं क्या लिखूँ अब, मैं उसमें से क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। आर इज इक्वल्स टू एम। अरे नहीं आर भैया, आर इक्वेबियम में थोड़ी ना आर है। माइनस हाँ एम सर, जी। आर माइनस एम जी इज इक्वल आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम है क्या। एम है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मा, क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी, समझ में आया। यस सर। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी प्लस मा, तो एम ए प्लस जी लिख दूँ फ्रेंड्स, चलेगा। यस सर। यस सर। एम है 300, एक्सेलरेशन है 15, जी है 10,
तो 25 3 75, तो ये 25 75 100 न्यूटन्स. So it is the force by floor on Crew. Crew members and passengers. पैसेंजर. तो अब जाके मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा. सो फोर्स बाय क्रू प्लस पैसेंजर ऑन अ फ्लोर will be the same, and in which direction? ये कौन से डायरेक्शन में था? ये ऊपर Opposite. में था. तो ये कौन से डायरेक्शन में आएगा? Downward. कहाँ से आया ये स्टेटमेंट? फ्रॉम द न्यूटन्स. चलो, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन. तो बिफोर डिस्कसिंग द सेकंड क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि आपने कभी स्विमिंग किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो स्विमिंग में आप क्या करते हो? पानी को पीछे धक्का Yes, मारते. पानी को पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं. एकदम भाविक ने एकदम भाविक बोला. कौन बोला वो? Yes, sir. मैं भाविक. हाँ, तो भाविक ने एकदम बताया बराबर, एकदम परफेक्ट बोला कि भाई हम पानी को धक्का देंगे पीछे की साइड. तो वही तो बात है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हो, तो पानी का क्या करेगा? पानी आपको क्या करेगा? आगे की आगे तरफ की तरफ. भेजेगा. आगे. इसीलिए तो आप आगे बढ़ते हो. इसीलिए तो आप आगे बढ़ते हो. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. बर्ड देखो, बर्ड Yes, के बारे sir. में सोचो. बर्ड के बारे में सोचो. बर्ड के बारे में सोचो. तो बर्ड, हवा को पीछे फेंकता है. तो वो अपने पंखों से, अपने जो पंख है उससे हवा को नीचे की तरफ धक्का मारता है. तो हवा क्या करेगी? उसको ऊपर की तरफ भेजेगा. ऊपर की तरफ. ऊपर की यहाँ तरफ पे पुश करें. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर में भी वही हो रहा है. हेलीकॉप्टर में भी वही हो रहा है. देखो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन. एक्शन ऑफ What? रोटर ऑन द हेलीकॉप्टर, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ अ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर. तो रोटर के द्वारा सराउंडिंग एयर पर कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है. रोटर के द्वारा सराउंडिंग एयर पे कितना फोर्स लगेगा वो मुझे फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगा? उल्टा कर दूंगा. मैं क्या करूंगा? सराउंडिंग एयर जो है ना, वो रोटर के ऊपर कितना फोर्स लगाती है वो मैं फाइंड कर दूंगा. तो उसका उल्टा जो होगा वो आंसर होगा. अब मैं क्या करूंगा? पूरे होली, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द होल सिस्टम. पूरा सिस्टम. बट सिस्टम के अंदर कौन है? Crew member and passengers. हेलीकॉप्टर है, प्लस क्रू मेंबर है, प्लस पैसेंजर है. तो इसका एफबीडी ड्रॉ करो. चलो, वो पूरा सिस्टम जा तो कौन सी तरफ जा रहा है? जा तो कहाँ पे रहा है? Upward. अच्छा, उसका खुद का वेट तो नीचे तरफ होगा. तो वेट कितना होगा भैया? माजी. नॉट माजी. स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी. क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. और उसको ऊपर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Rotor. Rotor. हाँ, वो जो सराउंडिंग रोटर घूमेगा तो रोटर क्या करेगा? एयर को नीचे धक्का देगा. तो एयर क्या करेगी? उसको ऊपर पुश करेगा. हाँ. सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स. इट इज द फोर्स बाय सराउंडिंग एयर. इट इज द फोर्स बाय सराउंडिंग एयर ऑन द रोटर. क्या ये बात आपको समझ में आया? चलो, Yes, sir. अब जा तो ऊपर रहा है ना हेलीकॉप्टर. तो मैं क्या लिखूं? बोलो फ्रेंड्स, क्या लिखूं? R minus M, capital M plus small m into इज इक्वल्स टू M. गंदी बात, गंदी गंदी गंदी. M plus M into है. चलो, क्या ये बात समझ में आया? ये जो एफबीडी है वो पूरे सिस्टम का है. मतलब पूरे सिस्टम का मास आपको कंसीडर करना है. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स?
Yes, sir. Yes. हाँ के ना तो बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी गुड। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम क्या होगा? 20. 1300 इंटू 10। कैपिटल एम 1000 है, स्मॉल एम 300 है, Yes. और यहाँ पे हो जाएगा 1300 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 15 है। 15. ये हो जाएगा आर डैश इज इक्वल्स टू ये 15 इंटू 15 13 जा कितना होता है? देखो तो फ्रेंड्स, कैलकुलेटर को उसके पता करो। 15 इंटू 13 जा कितना होता 19500. है? 19500 प्लस करना है। प्लस आपको क्या करना है? 13,000 प्लस 32500. सो इट इज अ 32500 न्यूटन। तो ये किसके एक कौन से डायरेक्शन में है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट किसके द्वारा किसके ऊपर? Rotor. ना, बाई एयर ऑन रोटर। इज दैट क्लियर? तो ये एक्चुअली में मुझे सी मिल गया। देखो ये आंसर का सी का आंसर आ गया, सी मिल गया। तो सी वही तो था, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, तो वो मिल गया। देखो फोर्स ऑन रोटर मतलब ऑन हेलीकॉप्टर बाय द एयर, तो ये सी मिल गया। और बी का आंसर क्या आएगा? दैट्स व्हाई फोर्स ऑन एयर सराउंडिंग एयर by the helicopter or by the rotor will be the same. कितना? तो that is the also same 32500, but in which direction? Downward. So अब ये B मिल गया। तो B एंड C हमने साथ में सॉल्व कर दिया। ये समझ में आया आपको? B एंड C को साथ में सॉल्व कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया? सर इसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फोर्स नहीं लगता? देखो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बारे में क्या होता है कि देखो यहाँ पे तो क्या है, हाँ यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, बट वो ज़रूरत लाने की नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना वो स्क्रू मेंबर ऐसे खड़े हैं और ये ऊपर जा रही है, राइट? यस सर. तो क्या होगा कि उसका जो वेट होगा ना, इफेक्टिव वेट, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये अगर आप ये जो ऐड करते हो ना, देखो ये वही हो गया, ये आपने एक्चुअल में वही वहां पे ही पहुंचे आप देखो। तो हाँ सर, वो दोनों ऐड किया. यस सर. हाँ दोनों ऐड ही किया है, देखो माजी प्लस माई किया है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. बट वो मोर प्रिसाइजली वो कब यूज होता है? जब वो फ्रिक्शन वाला होता है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में ज्यादा अच्छा रहेगा ये यूज करना। इज दैट क्लियर? वो अगर इनर्शियल नॉन ओके सर. से भी जाओगे ना आप, तो भी आप यहाँ पे ही पहुंचोगे। फाइनल तो आपको यहाँ पे ही आना है, दोनों का माजी प्लस माई होना है। इज दैट क्लियर? यस सर. और प्रॉब्लम क्या रहेगा पता है आपको? प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ पे मुझे इंटरैक्शन फाइंड करना है। किसके बीच में? तो कि भाई वो फ्लोर एंड पर्सन के बीच में इंटरैक्शन फाइंड करना है। तो वो हमको वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल में वो पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, तो हमको इसी मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. देखो अब मैं है ना आपको इससे भी बहुत ही कठिन एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो बाकी है उसमें भी इंटरैक्शन वाला चीज है, उसमें भी इंटरैक्शन है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी कंप्लीट द 26 क्वेश्चन। मुझे 26 क्वेश्चन करवाने दो। इसमें है ना फ्री बॉडी डायग्राम शायद नहीं दिए हुए है तो सॉल्यूशन में, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। लिखा सब कुछ है, तो मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। तो आप है ना क्या करना, उसके फ्री बॉडी डायग्राम्स जो है ना वो लिख देना, ड्रॉ कर लेना। ओके किसी के मोबाइल में से आवाज आ रही है? ओके तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा है कि यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कल में। स्टोन ऑफ मास m tied to the end of the string revolves in the vertical circle of the radius r.
वर्टिकल सर्कल है भैया। तो क्या मैंने वो इलेक्शन बस 4 के साथ ये नहीं कराया था क्या? वो एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन के साथ इसको साथ में नहीं कराया था मैंने? करा दिया था, करा दिया था। ये करा दिया था या नहीं कराया था? जब मैंने एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन लिया था तो उसके साथ में कराया था कि नहीं कराया था? I think it should be done. नहीं कराया नहीं कराया था, नहीं अच्छा कोई बात कराया नहीं। था। सर ऐसे ओरल ही कराया था सर, करा शायद करा ऐसा, देता, मतलब वो नो इश्यू, 1 ही मिनट का काम, 1 मिनट का ही काम है। जस्ट लिसन। तो अब क्या है कि ये वर्टिकल सर्कल है, तो हमको 2 चीज़ सोचना है। एक तो ये सोचना है कि एक बॉटम मोस्ट पॉइंट को अज्यूम करना है और दूसरा टॉप मोस्ट पॉइंट को अज्यूम करना है। तो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है तब उसके बारे में सोचते हैं, तो उसके ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? खुद का वेट नीचे की तरफ लगेगा और टेंशनल फोर्स स्ट्रिंग का ऊपर की तरफ लगेगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट में खुद का वेट भी नीचे लगेगा एंड टेंशनल फोर्स भी नीचे ही लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे करना क्या है? करना ये है कि द नेट फोर्स एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है वो मुझे फाइंड करना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है वो मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स मुझे सोच के बताओ कि केस 1 अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट लेता हूँ, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट, तो मुझे ये बताओ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में माजी है, T1 ऊपर है, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ कितना होगा? रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शनल फोर्स कितना होगा बताओ? mg माइनस देखो सोचो कि 100 नीचे है, 2 ऊपर है, तो रिजल्टेंट नीचे की साइड कितना हुआ? 98. कैन आई से mg minus T1? Is it okay? Yes. यस सर, यस सर। And for the case number 2, for the highest most point, mg plus mg प्लस टी, हाँ अगर हाईएस्ट पॉइंट के बारे में सोचते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा? mg प्लस T2। mg प्लस T2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है दोनों में सेट हो जाए ऐसा? तो ऑप्शन ए बराबर है। देखो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए बराबर है, वहां पे दोनों का सेट हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर, हाँ यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं एक और चीज आपको कहने के, एक और चीज मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। केस 1 में अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर कितना आएगा? T माइनस mg। P minus mg. That's why m v1 square by r, m v1 square by r is equals to T1 minus माजी। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि what is the tension on the string when it is at the bottom most point, at the bottom most point towards the center कितना फोर्स है? T1 minus माजी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू T1 minus माजी, तो T1 इज इक्वल्स टू माजी प्लस एम v1 स्क्वायर बाय आर। ये एक्स्ट्रा चीज JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने JEE का अटेंड किया है उन लोगों को पता है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने इस टाइप का सॉल्व किया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर, और हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट में व्हाट इज द टोटल टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स? तो दोनों देखो, दोनों टुवर्ड्स द सेंटर ही है, तो T2 प्लस माजी। तो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के लिए सपोज के वेलोसिटी v2 है, तो m v2 स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू T2 प्लस माजी। तो अगर कोई ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज द टेंशन व्हेन द बॉडी इज एट द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, तो आपको ये याद रखना है। ये एक्स्ट्रा है बट ये बहुत ही काम का है। JEE नीट के लिए ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही काम का है। JEE के वैसे लास्ट लेक्चर में हमने यही चीज के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए था। तो ये 26 तो हुआ
फ्रेंड्स आपके नोट्स में सामने के साइड ब्लैंक पेजेस है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, बट फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपको करना पड़ेगा, मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये है ना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो एडिशनल चीज़ मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ तो आपको सामने लिख लेना चाहिए। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया 26 क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, तो लेट अस डिस्कस द इलस्ट्रेशन नंबर 12th इलस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। which is a really very interesting. चलो friends, everybody please try to listen the question, try to understand the question. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्या ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है? Yes, sir. Okay, fine. A wooden block of a mass 2 kg rests on the soft horizontal floor. तो एक ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऊपर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक सिलेंडर हम रखते हैं, उसके ऊपर मैंने एक 25 kg का सिलेंडर रखा। द फ्लोर yields steadily and the block and the cylinder go down with an acceleration 0.1 meter per second square. तो जैसे ही क्या हुआ कि आपने इसके ऊपर सिलेंडर प्लेस किया तो वो है ना ये पूरा सिस्टम 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाना स्टार्ट हुआ। सो व्हाट इज द एक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑन द फ्लोर इन द केस नंबर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स? तो केस 1 हमको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑन द फ्लोर, मतलब ब्लॉक के द्वारा फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। आई रिपीट, क्या फाइंड करना है? ब्लॉक के द्वारा फ्लोर के ऊपर, ब्लॉक के द्वारा फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, तो केस नंबर 1, बिफोर द फ्लोर यील्ड्स, दैट मीन्स बिफोर प्लेसिंग सिलेंडर। तो जब हमने कोई सिलेंडर प्लेस नहीं किया है तो एट दैट टाइम तो क्या होगा कि एट दैट टाइम तो है ना वो जो फ्लोर है वो वहाँ पे ही है, मतलब जो बॉडी है वो मतलब इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस the force exerted by the body on the floor will be exactly equal to its weight. So here force by a body on a floor will be exactly equals to its weight, and m is a 2 kg, g is a 10, so that is a 20 Newton in the downward direction. तो ये केस 1 तो खत्म हो गया। केस 1 में तो कुछ भी नहीं है। अब केस नंबर जो 2 है ना वही चीज अब हम समझने की ट्राई करते हैं। चलो केस नंबर 2, ये केस 1 खत्म हुआ। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व द केस नंबर 2। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, कंसीडरिंग free body diagram of a block plus a cylinder,
केस नंबर बी कब की बात है? after the floor After the floor yield, हाँ, मतलब फ्लोर क्लब हील होगा सिलेंडर ऊपर रखेंगे तब। जब हम सिलेंडर ऊपर प्लेस करेंगे, तो आफ्टर प्लेसिंग सिलेंडर। तो अब मैं ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, किसका? ब्लॉक प्लस सिलेंडर। तो ऐसा दिया हुआ है कि दोनों है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। चलो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा फ्रेंड्स? देखो, M plus जी हाँ, टू तो जी। एक चीज तो कंफर्म्ड है कि उसका वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा, खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा। और वेट कितना होगा भैया, बताओगे? कोई मुझे बताएगा वेट कितना होगा? M plus M into G। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। और कौन उसको बचाने का ट्राई करेगा? थोड़ा तो बचाएगा कोई। तो जो फ्लोर है ना वो उसको थोड़ा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, फ्लोर है ना वो उसको नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वो ऊपर की तरफ होगा, बट जा तो नीचे रहा है ना। तो मुझे क्या लिखना चाहिए अभी? मुझे बोलो बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे? m plus M m small M plus into G capital M into G minus M minus m is equal to ma। इज इक्वल्स टू मा नहीं भाई, m plus m into a। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? यस सर yes sir। चलो ये यहाँ पे यस टाइम जो है वो 25 है। अच्छा चलो ना एन डैश को सब जगह इक्वेशन बना देते हैं। तो एन डैश इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस ए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो तो फ्रेंड्स, Yes sir। यस एम प्लस एम कॉमन, जी माइनस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 माइनस जी का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 0.1, 10 माइनस 0.1, एक्सेलरेशन 0.1 है। तो 10 माइनस 0.1 तो क्या हो जाएगा? 9.9। तो फ्रेंड्स बताओ ना मुझे क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेशन करके? 27 इंटू 9.9, 267.3 267.3 267.3 न्यूटन। तो ये किसके द्वारा किसके ऊपर फोर्स है? पहली बात, वो पूरे सिस्टम के द्वारा नीचे नहीं फ्लोर ये के। किसके द्वारा किसके ऊपर है? इट इज द फोर्स बाय बोलो सिस्टम ऑन द फ्लोर। ना ना ना, इट floor इज द फोर्स Yeah. बाय फ्लोर ऑन द ceiling सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम। ऑन द ब्लॉक भी कह सकते हैं, बिकॉज फ्लोर के साथ कांटेक्ट में तो कौन है? ब्लॉक ही है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ मुझे ये बता रहा है कि भाई इतना जो फोर्स है वो फ्लोर के द्वारा ब्लॉक पे लग रहा है। तो फोर्स बाय ब्लॉक ऑन द फ्लोर कितना होगा? same ही होगा। सेम ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड downward डायरेक्शन direction हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन 7.3 न्यूटन, बट इन द downward डायरेक्शन। तो दिस इज द डाउनवर्ड क्वेश्चन। बट और एक क्वेश्चन यहाँ पे है और वो बहुत ही गंदा है। अब क्वेश्चन ऐसा भी है, आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन भी फाइंड करना है। मतलब ये मुझे फाइंड करना है कि ये मुझे सिलेंडर सिलेंडर एंड ब्लॉक के बीच में कितना रिएक्शन फोर्स है वो मुझे फाइंड करना है। सो हियर वी वांट्स टू फाइंड action reaction between cylinder and block। ओके, तो उसके लिए फ्रेंड्स एक काम करो, आप जस्ट सिलेंडर के बारे में सोचो, ओनली सिलेंडर। तो फ्रेंड सिलेंडर के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? उसका खुद का वेट और नॉर्मल उसका खुद का वेट लगेगा नीचे की तरफ, कैपिटल माजी। और
ये ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक उसके ऊपर सपोज के रिएक्शन फोर्स आर डैश आर लगा रहा है, ये सिलेंडर के ऊपर दो फोर्स लगे, खुद का वेट नीचे की तरफ, एंड ब्लॉक जो है ना नीचे का ब्लॉक हो उसके ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और वही तो मुझे फाइंड करना है। बट सिस्टम जा तो नीचे रहा है ना, जा तो नीचे ही रहा है। यस सर। क्या मैं लिखूं मैं, चलो अभी बताओ मुझे। mg mg minus r minus r is equals to ma. तो R इज इक्वल r को सब्जेक्ट करके इंटू जी माइनस ए, 25 इंटू 9.9, चलो करो तो 25 इंटू 9.9, 247.5. तो ये मुझे क्या मिला फ्रेंड्स। रिएक्शन दोनों के बीच में ये हाँ, तो Reaction. एक किन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन मिला मुझे, सिलेंडर और ब्लॉक. एंड ब्लॉक के बीच में। तो सिलेंडर एंड ब्लॉक के बीच में जो एक्शन रिएक्शन फोर्स था वो 247.5 न्यूटन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया पूरा चीज। Yes, यस sir. सर। तो देख लेते हैं क्या ये सारे आंसर बराबर है। जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 20 न्यूटन आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 267.3 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 267 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 247.5। अगर ब्लॉक के द्वारा है तो ऊपर, और सिलेंडर के द्वारा होगा तो नीचे, वो मतलब ब्लॉक के द्वारा है तो ऊपर, सिलेंडर के द्वारा है तो नीचे की तरफ। तो ये तीन आंसर बराबर आ रहे हैं, देखो तो आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखो आपके पास नोट्स है फ्रेंड्स। क्या ये सारे आंसर आ रहे हैं बराबर, देखो तो। चलो Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 न्यूटन ऊपर की साइड बराबर है, 20 न्यूटन ऊपर की साइड बराबर है। वो किसके द्वारा किसके ऊपर है, देखो सिलेंडर फ्लोर के द्वारा है या फ्लोर के ऊपर है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, तो गलत लिखा हुआ है। ब्लॉक के द्वारा फ्लोर के ऊपर, डाउनवर्ड आएगा ना। ब्लॉक के द्वारा गलत लिखा है ना, ये गलत है। यस सर, माजी तो यहाँ डाउनवर्ड पे आएगा ना। एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स बाई ब्लॉक, हाँ ये लगा ना, बाई ब्लॉक ऑन फ्लोर इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन सेम, बट कौन से डायरेक्शन में, ये रिएक्शन, डाउनवर्ड। हाँ ये रिएक्शन तो किसके द्वारा होगा, ये फ्लोर के द्वारा ऊपर की तरफ होगा, बट ब्लॉक के द्वारा कितना होगा, उतना ही नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। हाँ ये स्टेटमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट में, बिकॉज क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। सेकंड का आंसर 267.3 न्यूटन अपर डायरेक्शन में आ गया, देखो। इज इट क्लियर। यस सर। Yes. आंसर भी बराबर है कि भाई फ्लोर के द्वारा Yes. 267.3 न्यूटन अपर, तो थर्ड ब्लॉक के द्वारा इतना ही फोर्स नीचे की तरफ। और ये अच्छा एक्शन रिएक्शन नहीं किया है भैया, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना है वो तो दिखा ही नहीं है, दोनों ब्लॉक के बीच में एक्शन रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो एक काम करो, किसी के पास टेक्स्ट बुक है, अच्छा आई डू हैव, लेन दो मेरे पास ही है। तो ये किया है अगर टेक्स्ट बुक के अंदर तो हम उसको करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, अगर किया है तो करेंगे। 12 रिलेशन दोनों में एक्शन रिएक्शन का पेयर फाइंड करना था, तो वो देख लेते हैं है कि नहीं। अगर टेक्स्ट बुक में वो किया है कि ब्लॉक एंड सिलेंडर के बीच में एक्शन रिएक्शन कितना है, तो वो मुझे तो मिला था 247 पॉइंट समथिंग मिला था। अगर वो है सॉल्यूशन में, टेक्स्ट बुक में, इलस्ट्रेशन में, तो हम वो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ओके। बट आपको JEE नीट के लिए वो समझ में आया, वो एक्शन रिएक्शन दोनों के बीच में भी पूछ सकते हैं तो कैसे लिखना है, यस सर। ओके।
पल भर के लिए कोई झूठा सनम। ओके, ये रहा आपके सामने। नहीं है भैया, ये दो चीज ही है, तीसरा नहीं है, नहीं है, ये दो ही है। तो मैंने एक आपको एडिशनल करवाया कि अगर आपको ब्लॉक एंड सिलेंडर के बीच में पूछता है एक्शन रिएक्शन, तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. sir. बट वो एग्जाम में अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ही वो नहीं दिया हुआ है, Yes, sir. दिया नहीं है। ओके, Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम वापस से थर्सडे को मिलेंगे, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir.